हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन दे कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द अदर थिंग इज़ दैट यू डू नॉट हैव टू आर्ग्यू विद एनी वन इन टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी आपको यहाँ पर इररेलेवेंट मैसेजेस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं आप पोस्ट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रशिया का ये कहना है जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं शील्ड की तरह। तो द Kremlin claimed Wednesday night that Indian students in Kharkiv had been taken hostage by Ukrainian security forces who were using them as a human shield to prevent them from leaving for Russian territory। तो बेसिकली जो ईस्ट वाले एरिया में बच्चे फंसे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए रशियन टेरिटरी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस उनको जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसा रशिया ने एलिज किया है। अभी हमें नहीं पता है कि ऐसा है कि नहीं है। ये जो खार्किव है, हम इसको खार्किव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन में जो लोग हैं इसको हार्किव बोलते हैं। In 5 years, a threefold hike in number of Indian MBBS overseas graduates seeking to practice at home। 30,000 कुछ सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं मेडिकल, उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो द नंबर ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स हु टुक द टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 12,000 टू 35,000। तो यहाँ पर जो ये बच्चे टेस्ट देते हैं, बेसिकली कोई भी अगर फॉरेन से पढ़कर आता है MBBS तो इंडिया में आके उसे एक टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर इंडिया में मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो टेस्ट है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। तो रिकॉर्ड शो अ थ्रीफोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टेकिंग द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये इंडिया में सीट्स बढ़ रही हैं, उसके बाद भी बच्चे यहाँ पर फॉरेन में MBBS करने जा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोग अभी मेडिकल की फील्ड में जा रहे हैं। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर फॉरेन में MBBS करने जा रहे हैं। तो FMGE इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर बाई NBE, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं ओवरसीज़ ग्रेजुएट्स उनको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इंडिया में 16 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं नीट UG के एग्ज़ाम के लिए, और सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 83,000। तो 83,000 MBBS सीट्स के लिए 16 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और 83,000 पे सिर्फ आधी ही सीट्स हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट है और बाकी यहाँ पर सारी प्राइवेट हैं। अगर सजेस्टेड डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखें तो वो क्या होना चाहिए? 1:1000। बेसिकली 1000 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो 1.38 मिलियन डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, इंडिया में ही और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड करने चाहिए, और यहाँ पर फीस कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि यहाँ पर बच्चों को फ़ॉरेन में जाके MBBS करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एशियन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में इसीलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो फ़ी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में फ़ीस है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। US बॉडीज पुश बैक ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो आपको पता होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक प्रोविजन मैंने आपको ये भी बताया था कि है डेटा लोकलाइजेशन का, कि जो डेटा है वो यहाँ पर आपको इंडिया में ही सेव करना पड़ेगा। तो विद डेटा लोकलाइजेशन वन मेन इशू इज़ दैट इंडिया डज नॉट येट हैव लार्ज टू अ वेरी लार्ज डेटा सेंटर्स। अब यहाँ पर लार्ज डेटा सेंटर्स नहीं है, तो उसकी वजह से स्मॉल डेटा सेंटर्स में अगर कंपनीज अपना डेटा यहाँ पर रखेंगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो इनका यही कहना है, ये जो US की बॉडीज़ है, कि आप यहाँ पर कोशिश करो ये जो डेटा लोकलाइजेशन वाला नॉर्म है वो हटा दो। डेटा प्रोटेक्शन बिल हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल के सारे ही पॉइंट्स पता होने चाहिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। UN एनवायरनमेंट मीट 175 नेशन साइन मैंडेट टू कर्ब यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ पर प्लास्टिक के कर्ब की तो बात बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि सिर्फ प्लास्टिक को मैराइन लिटर की तरह नहीं कर्ब करना है, यहाँ पर पूरे प्रोसेस को एड्रेस करना है। तो टू एड्रेस द फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो यहाँ पर अब ब्लूप्रिंट है ये, उसके बाद इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी टास्क होगी कि ड्राफ्ट करे और रेटिफाई कराए यहाँ पर ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो भी कंट्री इसकी सिग्नेचरी होगी उसके लिए यहाँ पर मैंडेटरी होगा, लीगली बाइंडिंग होगा कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसको कर्ब करना है। तो हिस्टोरिक स्टेप है, एट UNEA 175 नेशंस एंडोर्स अ रेजोल्यूशन टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट 2024 तक यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी, एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बन सके और यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसे कर्ब किया जा सके। जो रेलवे स्टेशन है, बेसिकली जो रेलवेज़ हैं वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उनके नॉन फेयर रेवेन्यूज़ बढ़ सकें। अब नॉन फेयर रेवेन्यूज़ बढ़ सकें उसके लिए यहाँ पर रेलवे का एक और स्टेप है। तो रेलवे हैज़ बीन ट्राइंग विद लिटिल सक्सेस सेवरल वेज टू अर्न नॉन फेयर रेवेन्यू। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इनके आउटडोर स्पेसेस उसको मोनेटाइज़ कर रहे हैं। तो ये आउटडोर स्पेसेस को मोनेटाइज़ करके ब्रांड्स को देंगे ताकि यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके।
यूएनजीए रिब्यूक्स रशिया, इंडिया abstains अगेन विद पाक, लंका एंड बांग्लादेश। तो यूएनजीए की इमरजेंसी मीटिंग हुई ओवर दिस रशिया यूक्रेन इशू, और यहाँ पर इंडिया ने abstain किया है, पाकिस्तान ने भी abstain किया है, श्रीलंका ने भी abstain किया, बांग्लादेश ने भी abstain किया है। तो यहाँ तो आपको 4 कंट्रीज दिखी गई जिन्होंने abstain किया है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन वेंसडे ओवरवेलमिंगली वोटेड टू रेप्रीमांड रशिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। तो यहाँ पर रशिया को रेप्रीमांड करने के लिए यूएनजीए में वोटिंग हुई, जिसमें 141 मेंबर्स ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, बाकी abstain किया। तो abstain में इंडिया भी है। इसके अलावा जो खेडसन है, खेडसन में डिफेंड कर दिया उन्होंने पोर्ट को रशिया ने। तो वाइल यूक्रेनियन फोर्सेस बैटल टू डिफेंड द पोर्ट ऑफ खेडसन इन द फेस ऑफ एयर स्ट्राइक्स एंड अ डेवास्टेटिंग बम्बार्डमेंट दैट फोर्सेस हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू फ्ली। इसके अलावा लास्ट टाइम जब यहाँ पर यूएनजीए की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी सेशन हुआ था, तो वो 1982 में हुआ था। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर 40 साल के बाद यूएनजीए का यहाँ पर इमरजेंसी सेशन हुआ है। रशिया वॉज ज्वाइंड बाई बेलारूस विच हैज सर्व्ड एज अ लॉन्च पैड। तो यहाँ पर रशिया ने बेलारूस का यूज़ करके भी अटैक किया है। 35 मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइना abstained। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सब ने ही abstain किया है। जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस तो नॉन बाइंडिंग होते हैं, लेकिन बेसिकली इनका एक पॉलिटिकल वेट होता है कि इतने सारे कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर रशिया को कंडेम कर रहे हैं। बाकी यूएनजी में भी इंडिया ने abstain किया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो लोग मॉस्को से बाहर निकल रही हैं। अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो मॉस्को से बाहर निकल रही हैं। तो बोइंग सस्पेंडेड मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर रशियन एयरलाइंस। इसके अलावा जो यूएस एनर्जी फर्म है वो भी यहाँ पर रशिया से बाहर निकल रही है। तो उसकी वजह से रशिया के लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि जब आपको ज़रूरत थी, आपको यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते थे, आपको यहाँ पर प्रॉफिट कमाना था, तब तो आए, लेकिन उसके बाद आप अपने विम्स एंड फैंसीज पे यहाँ से बाहर चले जाते हो। तो जिन्होंने भी फॉर एग्जांपल एप्पल का प्रोडक्ट लिया था, अब एप्पल के प्रोडक्ट के बाद उनको सर्विसेज की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेंगे। तो ऐसे में रशिया की जनता में भी काफ़ी गुस्सा है। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे पेंशन टेंशन। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान बजट में बात की गई है, जो पेंशन स्कीम 2004 से पहले चल रही थी, हम उसकी तरफ वापस चले जाएंगे। तो ऑथर ने बोला ये बहुत ही अनवाइज डिसीजन है, इससे आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम विच गारंटीज अ पेंशन ऑन रिटायरमेंट आर फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ फंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब बेसिकली 2004 से पहले जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हुए थे उनके लिए क्या था कि आप जब रिटायर हो गए तो आपका जो भी यहाँ पर इनकम है उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको पेंशन की तरह मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्कीम थी, इसमें कुछ नहीं था कि आप रिटायर हो गए आपको यहाँ पर सरकार पेंशन देगी, एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का उसका आपको मिल जाएगा पेंशन की तरह। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लग गया था, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करेगी, और यहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसके अलावा खाना पीना अच्छा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं। तो ऐसे में स्टेट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने ही वाला था, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी और यहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो बेसिकली उनके लिए पेंशन के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, यंग पॉपुलेशन ही प्रोवाइड करेगी। जो सरकार है वो अपनी जेब से नहीं दे रही है, बेसिकली जो लोग टैक्स दे रहे हैं उससे ही यहाँ पर पेंशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा यंग जनरेशन के ऊपर। अब हम यही डिस्कस करेंगे। तो द न्यू पेंशन स्कीम जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी और सारे ही कंट्रीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2004 एंड अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट पे फॉर द कॉन्कॉमिटेंट पेंशन लाइबिलिटीज़ एज दे इनकर देम। अब बेसिकली क्या है न्यू पेंशन स्कीम में कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जो भी फंड है, बॉन्ड शेयर्स। और बॉन्ड शेयर्स जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसके बेसिस पे जैसा बॉन्ड्स और शेयर्स ने परफॉर्म किया होगा उसको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, आपने जिसमें बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट किया था उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको पेंशन दी जाएगी। तो परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द कंसिडरेबल फिस्कल प्रेशर द स्टेट गवर्नमेंट्स करेंटली फील दे आर बेयरिंग द बर्डन ऑफ बोथ। अभी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम लग रही है, तो एक प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रही है कि अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 2004 से पहले की भर्ती के होंगे, तो गवर्नमेंट को उनकी पूरी पेंशन देनी पड़ रही है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 2004 के बाद यहाँ पर भर्ती में आए होंगे, तो गवर्नमेंट को उनके लिए कंट्रीब्यूट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो गवर्नमेंट सोच रही है हमें उन्हें भी देना पड़ रहा है, हमें इन्हें भी देना पड़ रहा है, एक काम करते हैं हम एनपीएस से वापस पीछे चले जाते हैं। तो इसके बाद वाले जब रिटायर होंगे तो आगे कोई गवर्नमेंट आएगी तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर अपना अभी फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए, फिस्कल प्रेशर कम करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट।
तो ये बहुत ही रेट्रोग्रेड डिसीजन है। बेसिकली आप अपनी लाइबिलिटी क्या कर रहे हो, आप आने वाली जनरेशन के ऊपर पुश कर दे रहे हो। अब जेन्यून कंसर्न्स भी हैं अमंगस्ट एनपीएस एम्प्लॉयज़। तो हम यहाँ पर कंसर्न्स देख लेते हैं, लेकिन कंसर्न का मतलब ये नहीं कि एनपीएस सिस्टम खराब है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो और इसको वापस से अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर जो कंसर्न्स हैं, तो पहला कंसर्न ये है, फर्स्ट ऑफ दीज इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द पेंशन अमाउंट ऑन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में कितना पेंशन अमाउंट मिलेगा उसकी यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। तो मैंने आपको बताया था पीएफआरडीए में न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर एक मार्च का सिस्टम है कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो उसकी बेसिस पे आप यहाँ पर लोगों को इतना इंश्योरेंस तो दे ही सकते हो कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे इस चेंज को हमने एड्रेस किया, वैसे ही बहुत सारे कंसर्न्स को आप एड्रेस कर सकते हो। दूसरा, एम्प्लॉयज हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट देयर पेंशंस में बी अफेक्टेड बाई मार्केट फ्लक्चुएशन। तो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से जो उनकी पेंशन है वो यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। एनपीएस हैज़ गिवन रिटर्न्स ऑफ अबाउट 9%। तो अभी तक जब से ये एनपीएस स्कीम शुरू हुई है तो लगभग 9% का रिटर्न दिया गया है, और ये ईपीएफओ या पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट से तो बेटर ही रिटर्न है। It is useful to point out that since pension contributions were largely invested in government bonds, तो बेसिकली इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, रिस्क उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो रिस्क इज नॉट दैट दे वुड फेस डाउन साइड रिस्क व्हेन मार्केट्स फॉल। थर्ड, देयर वर लेजिटिमेट कंसर्न्स अबाउट एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टाइम, कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सही टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। कैग ने भी रिपीटेडली इस फेलियर को पॉइंट आउट किया है कि आप यहाँ पर सही टाइम पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। तो आई होप मैंने आपको बता दिया एनपीएस में क्या प्रॉब्लम्स है और इनको यहाँ पर एड्रेस किया जाना चाहिए, ना कि एनपीएस सिस्टम से ही वापस हमें पुराने सिस्टम की ओर चले जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि ड्रग्स लेने से, ज़्यादा ड्रग्स लेने से, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से ये जो प्रॉब्लम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो डेवलप हो जाती है। जो माइक्रोबियल्स है वो यहाँ पर रेजिस्ट करने लगते हैं उस ड्रग को। तो यही प्रॉब्लम है और इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी कोविड के टाइम में। तो ever since the pandemic struck, concerns have been raised about the improper use of antimicrobials against COVID-19 patients। तो जो COVID-19 पेशेंट्स थे उनको यहाँ पर बहुत सारी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दी गई, जिसकी वजह से AMR और ज़्यादा बड़ा है। और अगर उनको कोई बीमारी हो रही है तो बेसिकली वो ड्रग्स अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एंटीमाइक्रोबियल्स है वो उस ड्रग को रेजिस्ट करने लग गए हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने एक डेटा भी बताया है, ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन 2019, जिसको ग्राम रिपोर्ट से भी बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 4.95 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, ओवर द काउंटर जाकर ड्रग्स नहीं लेनी है। कोई भी अगर आपको ड्रग लेनी भी है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है। हाउएवर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन डेटा अवेलेबल थ्रू द WHO ग्लास पोर्टल हैज़ बीन इंक्लूडेड। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला, ये जो ग्राम की रिपोर्ट है WHO की, उसमें इंडिया का एक्चुअल डेटा तो इंक्लूड है ही नहीं। इंडिया में मतलब AMR बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अब यहाँ पर AMR को एड्रेस करने के लिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की ज़रूरत है। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच में क्या है कि इंटरवेंशंस किए जाए, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, न्यू ड्रग्स यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाए, और यहाँ पर जो डायग्नोसिस है और एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप है वो यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश की जाए, तभी हम यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंटेन कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रिंकिंग क्लासरूम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी ये गहराइयाँ कोई शायद मूवी है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल टू डिक्लेयर वेज और नॉन वेज नेचर ऑफ फूड। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है कि वो वेज है या नॉन वेज है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट वेंसडे सेड इट इज़ फंडामेंटल दैट अ कंप्लीट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग अ फूड आर्टिकल बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बी मेड, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट होते हैं कि आपके प्लेटर के ऊपर क्या है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। द न्यूक्स यूक्रेन गेव अप। अब इस आर्टिकल की अगर समरी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था और यहाँ पर यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, तो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर आर्सेनल था जो कि यहाँ पर सोवियत यूनियन के यूक्रेन में थे। उसके बाद यहाँ पर सोवियत यूनियन ने, जब ये रशिया बन गया था, तो रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के साथ एक डील की, और भी यहाँ पर कंट्रीज थे जैसे कि US UK, कि एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम करते हैं जिसमें जो भी यूक्रेन के पास न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो हम यूक्रेन से बोला जाएगा कि आप ये रशिया को दे दो, और बदले में जो रशिया है और बाकी कंट्रीज़ आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे और आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम किया गया, और यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल थे वो यूक्रेन से ले लिए गए, और बदले में यूक्रेन को $1 बिलियन कुछ दे दिया गया। अब यूक्रेन ने इस लिए दिए, यूक्रेन को ये लगा ठीक है ये लोग मुझे बोल रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि अटैक नहीं होगा, तो मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा, ठीक है मैं दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद अब रशिया क्या कर रहा है वो तो सभी देख रहे हैं कि रशिया क्या कर रहा है।
तो on Tuesday, Russia's foreign minister Sergei Lavrov told the conference of disarmament in Geneva कि ये जो जेलेंस्की हैं, इस समय जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये नेबरिंग कंट्रीज़ को थ्रेट पोज करते हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पोज करते हैं, और इनका प्लान है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लें। तो अब ये बात करें कि इनका प्लान है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लें, लेकिन पहले यहाँ पर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल थे जो कि उन्होंने सोवियत यूनियन को दे दिए थे, बेसिकली रशिया को दे दिए थे। तो ऑन वेंसडे ही सेड दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो वो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर ही होगा, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। इन यूक्रेन द न्यूक्लियर क्वेश्चन इज प्लेइंग आउट डिफरेंटली। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, यूक्रेन, इन सब के उसमें हुआ था, बुडापेस्ट मेमोरेंडम, जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर 1996 के और 2000 के बीच में पूरी तरीके से यूक्रेन को डी न्यूक्लियराइज किया गया, और यूक्रेन को दुनिया में एग्जाम्पल बनाकर पेश किया गया कि ये कंट्री जो है इसने पूरी तरीके से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर लिया है। टू एसुएज रशियन कंसर्न्स, प्रोमिसेस ऑफ नॉन एक्सपेंशन बाई नेटो वर मेड, और ये भी बात की गई जो नेटो है उसका और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा। तो जो यूक्रेन है उसका मॉडल देखा गया कि कैसे मॉडल है नॉन प्रोलिफरेशन का, और ये एग्जाम्पल है NPT सिग्नेटरी का। तो यहाँ पर यूक्रेन को एक तरीके का मॉडल बनाकर पेश किया गया। इंडिया और पाकिस्तान उस समय क्या कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान को बात किया गया था कि आप यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहे हो। तो एट अ टाइम व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर, और AQ खान को यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो है ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पर यूक्रेन एक रोल मॉडल बनकर आया। अब यूक्रेन्स चॉइसेस, जब बर्लिन वॉल फॉल हो गई थी 1989 में और यहाँ पर जर्मनी का मर्जर हो गया था, उसके बाद यूक्रेन जो है वो इंडिपेंडेंस की मांग करने लग गया कि हमें भी सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस चाहिए। 1990 में इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ सॉवरेनिटी किया, USSR के टूटने से एक साल पहले, कंटेंट एन एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल डिक्लेरेशन कि अगर ये बनेगा भी कंट्री तो कैसा बनेगा, ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री स्टेट बनेगा। यूक्रेनियन रिपब्लिक जो थी वो चेरनोबिल डिजास्टर से बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड थी। आपको पता होगा चेरनोबिल डिजास्टर बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, तो उस समय तो ये सोवियत यूनियन में था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये यूक्रेन के पार्ट में ही आता है। तो द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑन यूक्रेनियन सॉइल वॉज इन मॉस्को। तो यूक्रेन के सॉइल के ऊपर जो भी यहाँ पर उस समय न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके लिए मॉस्को ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि मॉस्को की ही यहाँ पर लैंड पे ही ये यूक्रेन का चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन हाउएवर द मूड चेंज इन यूक्रेन। तो सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ तो इसको ये लगा कि न्यूक्लियर वेपन को देने की ज़रूरत नहीं है फ्रीडम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन आप फ्री स्टेट होगे तभी आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलेगी, आप न्यूक्लियर वेपन भी रख सकते हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्वेश्चंस हुए, फिर बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ। तो जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है जो कि December 5, 1994 को हुआ, उसने यूक्रेन को मेंबर बना दिया NPT का। तो यहाँ पर यूक्रेन को मेंबर बना दिया NPT का, और इसको नॉन न्यूक्लियर कंट्री का स्टेटस दे दिया गया। लेटर चाइना और फ्रांस भी NPT के मेंबर्स बन गए, लेकिन ये जो चाइना और फ्रांस है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर भी ये NPT के स्टेटस बन गए, क्योंकि जो 5 कंट्रीज़ हैं जैसे वो न्यूक्लियर वेपन भी रख सकते हैं और NPT के यहाँ पर मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम केम आफ्टर द लिस्बन प्रोटोकॉल ऑफ 1992 विच मेड यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान पार्टीज टू द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसके बाद बुडापेस्ट डॉक्यूमेंट कमिटेड द बॉर्डर्स टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम में ये बोला गया कि जो यूक्रेन है ये अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दे, और इसके बदले में इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को यहाँ पर सेव करके रखा जाएगा। और यूक्रेन के ऊपर तभी अटैक किया जाएगा सेल्फ डिफेंस के उसमें, या तो फिर विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, नहीं तो यहाँ पर यूक्रेन को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो पावर्स ऑल्सो सीक इमीडिएट UNSC एक्शन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू यूक्रेन, और यहाँ पर यूक्रेन को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी अगर कभी भी यूक्रेन के ऊपर किसी और कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया। तो इसमें एक रशिया भी था, लेकिन यहाँ पर रशिया ही अब बोल रहा है कि हम अटैक कर देंगे। तो ये आई होप समझ आ गया आपको बुडापेस्ट मेमोरेंडम क्या हुआ था और यहाँ पे क्या बातें हुई थी, और यूक्रेन कैसे रोल मॉडल बनकर आया था NPT का सिग्नेटरी बनकर। आगे हम चलते हैं रूल्स फॉर डेप्यूटेशन ऑफ DIGs। तो आप लोगों को बहुत लोगों को समझ नहीं आया था कि ये क्या है, तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, आज एक्सप्लेन सेक्शन में आया है। तो सेंटर ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये बोला है कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लेवल IPS ऑफिसर्स जो हैं वो सारे ही अब यहाँ पर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं DIG ऑफिसर्स की तरह, उनको यहाँ पर इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अब किसी भी IPS ऑफिसर्स को इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर सेंटर में DIG लेवल पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटर के लिए IPS ऑफिसर्स का पूल और ज़्यादा बढ़ गया है, सारे ही IPS ऑफिसर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे सेंटर के पास DIG बनाने के लिए। तो in an order issued on February 10, the Department of Personnel and Training has said that IPS officers coming to the center at DIG level would no longer be required to be impaneled at that level with the union government। तो अब यहाँ पर impanelment की ज़रूरत नहीं है, सारे ही IPS officers अवेलेबल होंगे for DIG post। तो according to existing rules a DIG ranked IPS officers with a minimum experience। अगर इससे पहले रूल देखा जाए, अभी तो ये रूल है कि सारे ही IPS ऑफिसर्स का पूल यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी यहाँ पर सेंटर जो है DIG बना सकता है, उसके लिए इम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं है।
अगर एग्जिस्टिंग रूल्स में देखें तो डीआईजी रैंक्ड आईपीएस ऑफिसर जिसके पास लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस हो और यहाँ पर एक बोर्ड के द्वारा उसको इम्पैनल किया गया हो तभी वो यहाँ पर डीआईजी बन सकता है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी डीआईजी बन सकता है और यहाँ पर सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पूल अवेलेबल हो जाएगा। अब सेंटर को इसीलिए करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज हो गई है और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर ऑफिसर्स को रिलीव नहीं करते हैं क्योंकि स्टेट्स के पास भी पॉसिटी है ऑफिसर्स की। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कुंदनकुलम कहाँ पर है न्यूक्लियर प्लांट, तो ये तमिलनाडु में है। बाकी इसको इंश्योर करने की बात की जा रही है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ई बिल सिस्टम, गवर्नमेंट ने बजट में बात की थी ई बिल सिस्टम की और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि इससे जो रेंट सीकिंग है वो कम होगा। अब रेंट सीकिंग क्या होता है? बेसिकली रेंट सीकिंग ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को तो ऐड करना चाह रहे हो लेकिन आप कुछ भी वेल्थ या प्रोडक्टिविटी सिस्टम में ऐड नहीं कर रहे हो। तो सीतारमन सेड दिस विल इंश्योर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन और पेमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना देगा ताकि यहाँ पर रेंट सीकिंग बिहेवियर ना हो सके, कोई अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश ना कर सके। अब रेंट सीकिंग जो है आप किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई शॉप बनानी है, ठीक है। अब शॉप बनाने के लिए मुझे किसी ऑफिशियल को ब्राइब करना पड़ा। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए मैंने उसको ब्राइब दी और मेरी जो शॉप है वो 10 लाख में बनी है। अब मैं अपनी इनपुट कॉस्ट क्या गिनूंगी? मैं 10 लाख गिनूंगी कि मैं 2 लाख और गिनूंगी? तो ऑफकोर्स मैं 2 लाख और गिनूंगी क्योंकि मैंने ब्राइब दी है। तो 10 + 2 12 लाख, तो मैं अपनी इनपुट कॉस्ट यहाँ पर 12 लाख गिनूंगी और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि जो मेरा रिटर्न्स है वो 12 लाख से तो ज़्यादा ही है। तो इसको भी रेंट सीकिंग बिहेवियर कहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा लोगों से चार्ज कर रहे हो क्योंकि आपने जो भी यहाँ पर ब्राइब दी है आप उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हो अपने इनपुट में। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।